अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक हमारे पास है फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशंस एमिटेड फ्रॉम एन इलेक्ट्रॉन। ये नील बोहर की थर्ड डेरिवेशन है। पहले दो डेरिवेशंस में अपलोड कर चुका हूँ। एक रेडियस ऑफ हाइड्रोजन, दूसरा आपके पास है एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो आपके पास है फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन पे बात कर रहे हैं। उसके लिए जब ये पेपर में पूछा जाए तो पहले आपने एक से दो लाइनें यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखने हैं। वो कुछ इस तरह से आप लिख सकते हैं। एन इलेक्ट्रॉन, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन an electron jumps from higher energy orbit higher energy orbit to lower energy orbit to lower energy orbit, certain amount of certain amount of energy emitted by an electron। इसका मतलब ये है कि जब एक ऑर्बिट से आपका इलेक्ट्रॉन, सपोज अगर मैं स्ट्रक्चर बना के आपको समझाना चाहूँ तो सपोज हमारे पास यहाँ पे मैंने न्यूक्लियस बनाया और इसके सराउंडिंग में जो आपके पास ये फर्स्ट ऑर्बिट है आपका, और उसके बाद ये सेकंड ऑर्बिट मैंने यहाँ पे बना दिया। यहाँ पे मैं कुछ इस तरह से आपको बताना चाह रहा हूँ कि यार हायर एनर्जी ऑर्बिट, यानी इसमें एक इलेक्ट्रॉन है वो जंप करके कहाँ पे आ रहा है, फर्स्ट ऑर्बिट में आ रहा है, यानी लोअर एनर्जी ऑर्बिट में आ रहा है। तो उस दौरान ये कुछ ना कुछ आपके पास एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा, यानी एमिट करेगा। इस एनर्जी की आपने फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है। बोहर ने बेसिकली हमें इसकी एनर्जी फाइंड करने के लिए फॉर्मूला भी बताया था। वो फॉर्मूला कुछ इस तरह से था कि डेल्टा ई इक्वल्स टू आपके पास क्या है, ई टू माइनस ई वन है, यानी आपने ई टू को ई वन से माइनस करना है। इसे हम कहते हैं इक्वेशन नंबर वन। अब सोचने वाली बात यह कि यार यहाँ पे आप ई टू माइनस ई वन क्यों करते हैं, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। याद रख लीजिएगा E2 जो है सेकंड ऑर्बिट है और इसकी एनर्जी, इसको हम E2 से रिप्रेजेंट करते हैं, और फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी को आप E1 से रिप्रेजेंट करेंगे। जब भी चेंज, यहाँ पे जो ट्राइंगल मैंने बनाया है जो डेल्टा इंडिकेट कर रहा है, इसको बेसिकली डेल्टा पढ़ा जाता है, और ये एक ट्राइंगल है। और डेल्टा क्या डिफाइन कर रहा है, चेंज को डिफाइन कर रहा है। जब भी चेंज की बात हो तो याद रख लीजिएगा हायर माइनस आपने लोअर करना है। इस डेरिवेशन को अगर आप कंप्लीट करना चाहे तो आपको दो चीजों की वैल्यूज चाहिए, एक E2 और एक आपके पास क्या, E1। तो इसमें मैं एक सब हेडिंग डालना चाह रहा हूं। सपोज करें मैंने लिखा फॉर E1। हम यहाँ पे पहले E1 निकालना चाह रहे हैं, तो एनर्जी की ड्राइव करने के लिए, या एनर्जी का जो फॉर्मूला है पिछले वीडियो के अंदर मैं ड्राइव करके बता चुका हूँ, उससे मैं वही वैल्यूज यहाँ पे यूज करना चाहूंगा। वही फॉर्मूला मैंने मुझे यहाँ पे यूज करना है, पर कुछ चीजें आपके पास से चेंज होंगी। बात हो रही है हमारे पास E1 की, तो आपने यहाँ पे क्या लिखना है, E1 इक्वल्स टू, यानी एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट इज इक्वल टू माइनस m इंटू आपके पास E पावर 4, और डिवाइड आपने किससे करना, 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, और साथ में आपके पास क्या है, h पावर 2। ब्रैकेट के अंदर मैंने यहाँ पे क्या लिखना है, 1 अपॉन n1 का स्क्वायर लिखा। 1 अपॉन n1 का स्क्वायर इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि एनर्जी जो है मैं फाइंड करने जा रहा हूँ E1 की, यानी फर्स्ट ऑर्बिट की, तो उस ऑर्बिट को आप N1 कहेंगे। जो आपने चेंज करना है वो दो चीजें आपकी चेंज होंगी। एनर्जी को आपने E से E1 बना देना, ऑर्बिट को N से आपने क्या बनाना है, N1 बना देना। ये हम E1 निकाल चुके हैं। अब मैं नेक्स्ट पेज में जा रहा हूँ। नेक्स्ट पेज के अंदर आपके पास है आपने E2 निकालना, तो आपने यहाँ पे एक सब हेडिंग डाल दी, दैट इज फॉर E2। अब सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी फाइंड करना, तो सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी भी वही उसी फॉर्मूले को यूज करके मैं निकालूंगा, पर यहाँ पे कुछ चीजें आपने चेंज करना है। एनर्जी ई जो है E2 में कन्वर्ट होगा, और अगेन आपके पास वही सारी वैल्यूज आपने यहाँ पे पुट करना है। यह आएगा माइनस m इंटू आपके पास E पावर 4, और डिवाइड बाय आपने क्या करना है, 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, और साथ में आपके पास क्या है, h स्क्वायर, और ब्रैकेट के अंदर आपके पास क्या आएगा, 1 अपॉन n2 का स्क्वायर आ जाएगा।
अब सोचने वाली बात है कि यार यहाँ पे मैंने N2 क्यों लिखा, क्योंकि जो E2 है वो सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी है जिसकी वजह से आपने इसे N2 कहा। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ जो है E2 और E1 जो आपने फर्स्ट इक्वेशन बनाया था उसमें आपने इन दोनों की वैल्यूज पुट करनी है। तो इसके बाद आप यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग वैल्यूज ऑफ E2 एंड E1, पुटिंग वैल्यूज ऑफ E2 एंड E1 इन इक्वेशन नंबर 1। अब आपने यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर इन दोनों की वैल्यूज पुट करनी है। तो डेल्टा E एज इट इज आएगा क्योंकि हम उसकी वैल्यू पुट नहीं कर रहे हैं। इक्वल्स टू के बाद आपने सबसे पहले E2 की वैल्यू पुट करना है। तो E2 जो आपके पास यहाँ आपको सामने नजर आ रहा होगा -m⁴ डिवाइड बाय आपके पास क्या होगा 8 इंटू एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर और साथ में क्या आ रहा है h स्क्वायर आ रहा है और ब्रैकेट के अंदर आपके पास क्या है 1/n2 का स्क्वायर है और ब्रैकेट क्लोज कर दिया और अगेन स्क्वायर ब्रैकेट आपने क्लोज कर दिया। उसके बाद इन दोनों के बीच में माइनस की साइन है तो आप यहाँ पे माइनस की साइन बना देंगे। E2 माइनस E1 है। फिर अब हमें E1 की वैल्यू पुट करना है। E1 में सिर्फ एक चीज चेंज है, N2 के जगह में आप क्या लिखेंगे N1 लिखेंगे, तो बाकी सारे आपने सेम टू सेम कॉपी करना है। तो ये आएगा -m⁴ और डिवाइड आपने किससे करना 8 इंटू एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर और साथ में आपके पास है h स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या आ रहा है 1/n1 का स्क्वायर आ गया। ब्रैकेट क्लोज अगेन स्क्वायर ब्रैकेट भी क्लोज कर रहा हूं। जैसे कि मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट हमें पता है कि यार हम ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं तो यहाँ पे साइन कुछ भी नहीं तो क्या है प्लस है, तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस हो जाएगा। तो फिर ये आ जाएगा -m⁴ डिवाइड बाय आपके पास क्या E 8 इंटू आपके पास है एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर अगेन h स्क्वायर है और ब्रैकेट के अंदर अगेन यहाँ पे 1 आपके पास क्या आ रहा है n2 का स्क्वायर आ रहा था तो आपने इसको एज इट इज कॉपी किया। अब यहाँ पे भी माइनस है यहाँ पे भी माइनस है तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा और इसको अगर आप ओपन करेंगे तो ये आएगा m⁴ डिवाइड बाय आपके पास क्या 8 इंटू एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर अगेन आपके पास है h स्क्वायर और ब्रैकेट के अंदर हमारे पास क्या आ रहा है 1/n1 का स्क्वायर। अब एक और चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, लेट सपोज यहाँ पे लिखा यार मैंने x इक्वल्स टू -3 + 5 है। -3 जो है फर्स्ट में है, या अगर आपको लग रहा है कि यार ये अच्छा नहीं लग रहा है मुझे पॉजिटिव साइन फर्स्ट में चाहिए तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं x इक्वल्स टू आपके पास है +5 -3। दोनों का आंसर सेम आएगा, इसका भी आंसर 2 है और इसका भी आंसर क्या है 2 है। सेम कंडीशन यहाँ पे भी है, फर्स्ट पार्ट के साथ माइनस की साइन है और सेकंड पार्ट के साथ क्या है प्लस की साइन है। मैं चाहता हूँ यार माइनस वाले को बाद में लिखूं और प्लस वाले को पहले लिख दूं, तो उसी लिए पॉजिटिव जो पार्ट आपके पास था उसको मैं पहले लिखना चाह रहा हूं। तो मैंने यहाँ पे लिखा m⁴ और डिवाइड आप किससे करेंगे 8 इंटू आपके पास है एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर और साथ में क्या रहा है h स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अब आएगा हमारे पास है 1/n1 का स्क्वायर। ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ये पॉजिटिव पार्ट आपका पहले आ चुका है, इसको आपने फर्स्ट में लेके आना और नेगेटिव पार्ट को आप पीछे लेके जाएंगे। तो नेगेटिव साथ में है तो यहाँ पे माइनस की साइन अगेन आपके पास है, सारी वैल्यूज आपने कॉपी करना em⁴ डिवाइड बाय आपके पास क्या होगा 8 इंटू एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर और साथ में क्या है h स्क्वायर और ब्रैकेट के अंदर हमारे पास यहाँ पे क्या बच रहा है 1/n2 का स्क्वायर आ गया। तो ये आपने सेम टू सेम कॉपी किया। उसके बाद कुछ मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन करना है, इन दोनों में से आपने कॉमन निकालना है। तो मैं नेक्स्ट पेज में जाके कॉमन निकालूंगा। तो यहाँ पे आपने लिखा डेल्टा E इक्वल्स टू, जो कॉमन आ रहा है उसको मैं पहले आपको बताना चाहूंगा कि यार यहाँ ये जो पूरा पार्ट आपका है यहाँ पे m⁴ और डिवाइड बाय आपके पास है 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर यहाँ पे भी सेम है यहाँ पे भी सेम है, तो ये पूरा आपका क्या होगा कॉमन निकलेगा। अब जैसे ही मैं यहाँ पे कॉमन निकालूंगा तो ये आपके पास आ रहा है m⁴ डिवाइड बाय आपके पास क्या हो रहा है 8 इंटू एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर अगेन आपके पास है h स्क्वायर। यही कॉमन आ रहा था तो इसको आपने बाहर निकाल दिया और अब ब्रैकेट के अंदर आपके पास यहाँ पे क्या बच रहा है, यहाँ पे बच रहा है हमारे पास है 1/n1 का स्क्वायर और माइनस आपके पास है 1/n2 का स्क्वायर। अक्सर बच्चों को यहाँ पे कॉमन निकालने में भी मसला होता है तो वो दोबारा से एक दफा मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये पार्ट और ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट पूरा यहाँ से बाहर निकल चुका है तो यहाँ पे क्या बचेगा 1/n1 का स्क्वायर फिर -1/n2 का स्क्वायर। वही सेम काम मैंने यहाँ पे भी किया है। उसके बाद आपने कहना कि यार ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है।
अब यहाँ पे एक और आपने थ्योरी इन्वॉल्व करना है। आप लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। आपने यहाँ पे डिफाइन करना है अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। यार प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी यहाँ पे क्यों अप्लाई कर रहा हूँ? उसकी सबसे बड़ी रीजन ये है कि मुझे यहाँ पे चेंज इन एनर्जी नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? फ्रीक्वेंसी चाहिए। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी है तो आपने यहाँ पे थ्योरी लिख दी। नाउ इस बंदे ने कहा था कि यार चेंज इन एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन के। चेंज इन एनर्जी जब अगर सपोज करें, एक और चीज मैं आपको बताना चाहूँ कि यार गर्मियों के मौसम में हम ब्लैक कपड़े नहीं पहनते हैं। बैकवर्ड रीजन क्या है? क्योंकि वो एनर्जी ज्यादा एब्जॉर्ब कर जाती है। तो इस साइंटिस्ट ने बेसिकली उस एब्जॉर्प्शन की एनर्जी कैलकुलेट करने की कोशिश की थी और इससे रिलेटेड एक स्टेटमेंट दिया था। उसने कहा था कि चेंज इन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। उस लाइट की जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज्यादा आपको गर्मी लगेगी, और अगर फ्रीक्वेंसी कम होगी तो कम आपको गर्मी लगेगी। तो वही स्टेटमेंट यहाँ पे मैंने लिख दिया। उसके बाद आप सब जानते हैं कि प्रोपोर्शनल की साइन जब आप हटा देंगे तो वहां पे इक्वल्स टू की साइन और एक कांस्टेंट आएगा, और यहाँ h कांस्टेंट है जिसे हम क्या कहते हैं? प्लैंक्स कांस्टेंट कहते हैं, और साथ में फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अब यहाँ पे जो डेल्टा ई है इक्वेशन नंबर 1 में, उसकी जगह में आपने क्या पुट करना है? एच वी पुट करना। तो इसके लिए मैं एक लाइन भी लिखना चाह रहा हूँ। पुटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा ई, पुटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा ई इन इक्वेशन नंबर 1, सॉरी इन इक्वेशन नंबर 2। तो अब यहां पे डेल्टा ई की जगह में क्या होगा? h इंटू फ्रीक्वेंसी, और इक्वल्स टू हमारे पास क्या है? m e पावर 4, और डिवाइड बाय आपके पास क्या होगा? 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, और साथ में क्या है? h स्क्वायर है, और ब्रैकेट के अंदर हमारे पास क्या रहा? 1 अपॉन n1 का स्क्वायर, और माइनस आपके पास क्या है? 1 अपॉन n2 का स्क्वायर आ रहा है। n2 का स्क्वायर आपने लिख दिया और ब्रैकेट क्लोज कर दी। तो यहाँ पे हमें सिर्फ फ्रीक्वेंसी चाहिए, पर इसके साथ h मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो उस तरफ जाके क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा। तो अब फ्रीक्वेंसी जो है वो किसके इक्वल होगा? ये आएगा m e पावर 4 एज इट इज कॉपी करेंगे, और उसी तरह 8 भी सेम टू सेम आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर भी आ जाएगा, पर यहाँ पे h के ऊपर पावर 3 आ जाएगा। एक बात आपको बताना चाह रहा हूँ यार कि यहाँ पे अगर इन केस x के साथ में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ x पावर 2, तो ये क्या होगा? x पावर 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे h देखें इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा था, उस तरफ जाके डिवाइड होगा। पहले से उस तरफ h स्क्वायर है तो बाहर से एक और h आके क्या कर देगा? h पावर 3 कर देगा, यानी क्यूब आपने लिखा। और उसके बाद आपने यहाँ पे रिमेनिंग पार्ट सेम टू सेम कॉपी किया, 1 अपॉन n1 का स्क्वायर, फिर माइनस आपके पास क्या रहा? 1 अपॉन n2 का स्क्वायर। इस तरह से हमने फ्रीक्वेंसी, जो रेडिएशंस जो एमिट होंगी इलेक्ट्रॉन्स की, जब इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट छोड़ के दूसरे ऑर्बिट में चला जाएगा, तो इस फॉर्मूले से आप उनकी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हमारा थर्ड डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। उसके बाद एक और लास्ट डेरिवेशन है इंशाल्लाह, उसके बाद इससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो सारे मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा। अल्लाह हाफिज।